जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 कंप्लीट किया था। उसमें टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और फिर उसके बाद उसके डिटर्मिनेंट्स को कवर किया था। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? चले, अच्छा जी, स्पेयर कैपेसिटी का मतलब ये है, अगर तो हमारे पास हमारी फैक्ट्री में स्पेयर कैपेसिटी है, यानी फर्ज कीजिए हमारी फैक्ट्री 80% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है। यानी 80% कैपेसिटी का मतलब ये है कि चीज़ें प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है, पावर है, वो है 10,000 यूनिट, लेकिन करंटली 8,000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसका मतलब है फैक्ट्री मजीद 2,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसमें जो 10,000 यूनिट्स हैं ये है फुल कैपेसिटी, 8,000 यूनिट्स हैं एक्चुअल कैपेसिटी, और जो 2,000 यूनिट्स मजीद प्रोड्यूस हो सकते हैं ये है स्पेयर कैपेसिटी। क्योंकि एक्चुअल का मतलब यह है कि करंटली इस वक्त ये इतने यूनिट एक्चुअली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। वो तो एक मैक्सिमम अमाउंट है ना, 10,000 फुल कैपेसिटी कहते हैं मैक्सिमम अमाउंट को जो हो सकती है, लेकिन जो करंटली प्रोड्यूस हो रही हो इसे कहते हैं एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है कि अगर तो स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है तो फिर सप्लाई है इलास्टिक, यानी स्पेयर कैपेसिटी होने की सूरत में अगर प्राइस बढ़ती है तो आप मजीद सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, यानी जो फुल कैपेसिटी है और एक्चुअल कैपेसिटी है दोनों सेम है, दोनों 10,000 यूनिट है, तो अब बताइए क्या प्राइस बढ़ने से सप्लाई को इंक्रीज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब है जब फुल कैपेसिटी होगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी? इनइलास्टिक। जब स्पेयर कैपेसिटी होगी तो सप्लाई क्या होगी? इलास्टिक। और जब फुल कैपेसिटी होगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी? इनइलास्टिक। यही कंसेप्ट है जी। और कोई क्वेश्चन ये मेरे में? इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय फर्म, वो कहता है कि जी कैसे इलास्टिसिटी का कंसेप्ट जो है वो फर्म के लिए हेल्पफुल होता है। वो कहता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने में। तो पहले तो हमें समझना चाहिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यह है कि एक ही चीज डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट प्राइसेस में सेल करना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? एक ही चीज डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट प्राइस में सेल करना, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे आपको एग्जांपल दी थी इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट सेम है, लेकिन वो डोमेस्टिक यूज के लिए डिफरेंट रेट्स चार्ज किए जाते हैं, टैरिफ डिफरेंट है। कमर्शियल यूज के लिए टैरिफ डिफरेंट है, हालांकि चीज एक ही है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में चूंकि फर्म ने कुछ लोगों को, एक ग्रुप को कम प्राइस चार्ज, डिफरेंट प्राइसेस है ना, एक ग्रुप को कम प्राइस चार्ज करनी है, दूसरे ग्रुप को हायर प्राइस चार्ज करनी है, तो क्या कंपनी को पता होना चाहिए कि मैंने किस ग्रुप को कम प्राइस चार्ज करनी है और किसको ज्यादा? कैसे पता चलेगा? जिस ग्रुप की डिमांड इलास्टिक होगी उसको कम प्राइस चार्ज की जाएगी, और जिस ग्रुप की डिमांड इनइलास्टिक होगी उसको ज्यादा प्राइस चार्ज की जाएगी। क्लियर हो गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जी। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत से फैक्टर्स हैं जो आगे, बेसिकली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक पूरा टॉपिक है जो हमने आगे पढ़ना है अभी, ठीक है। उसमें फर्दर डिस्कशन इसके ऊपर होगी। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? वो टोटल रेवेन्यू मेथड समझ आ गया था आपको? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलें। अच्छा, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दो चीजें आपके साथ शेयर करनी है। पहली चीज, आपका वीकली टेस्ट है थर्सडे को, और इस वीकली टेस्ट में सिलेबस क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वो हमारा सिलेबस चैप्टर 2 का टेस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे चैप्टर 3 हमारे सिलेबस में शामिल होगा। इस वीकली टेस्ट में चैप्टर 3 सिलेबस में शामिल होगा। दूसरी जी, असेसमेंट प्रोबेबली आपकी नेक्स्ट वीक में, इस वीक में नहीं है, शायद नेक्स्ट वीक में है। और दूसरी चीज, आपका जो
आज आपने MCQs चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जब हमारा कोई भी चैप्टर, लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताना भूल गया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान में रखिएगा, हमारा जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तो चाहे मैं स्पेसिफिकली आपसे कहूं या ना कहूं, अंडरस्टूड होगा कि आपने उस चैप्टर के MCQs अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, वो 1 या 2 दिन के गैप से फिर हम उन्हें क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 3 के MCQs अब आज आपने करने हैं, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़े। तो चैप्टर 3 के MCQs के लिए जो डिस्कशन के लिए डेट हम है वो रख लेते हैं, वेडनेसडे को कर लें, परसों कर लें। तकरीबन 50 के करीब MCQs हैं, मेरा ख्याल है आज और कल में आप कर लेंगे इसको। ठीक है, तो परसों डेट नोट कर लीजिएगा, परसों इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 के MCQs डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आपका जो चैप्टर 2 का टेस्ट हुआ है वो भी क्लास में डिस्कस नहीं हुआ ना, तो चैप्टर 2 आज आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा क्लास एंड पे। आपने घर जाके उसको रीड करना है, उसमें जो भी आपका क्वेश्चन होता है उसको अंडरलाइन करना है। कल फिर क्लास के शुरू में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास में पहले हमारी डिस्कशन होगी टेस्ट की, फिर रेगुलर लेक्चर। परसों के क्लास में पहले हमारी डिस्कशन होगी चैप्टर 3 के MCQs, फिर उसके बाद रेगुलर लेक्चर, और उसके बाद थर्सडे को आपका टेस्ट होगा चैप्टर 3 का। ये नोट कर लीजिए सारी इस हफ्ते की एक्टिविटीज। कंसेप्ट स्टार्ट करें। आज हमने 2 कंसेप्ट स्टडी करने हैं। वैसे तो चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 की बारी आती है, लेकिन आपको याद होगा चैप्टर 2 में लास्ट कंसेप्ट हमने स्किप कर दिया था। मैंने आपसे कहा था पहले चैप्टर 3 कवर करेंगे, उसके बाद ये कंसेप्ट समझ आएगा। तो आज हम पहले चैप्टर 2 का कंसेप्ट जो हमने पेंडिंग किया था उसको कवर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर चैप्टर 4 की तरफ चलेंगे। तो पहले चैप्टर 2 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10, मार्केट फॉर पेरिशेबल गुड्स। तो कहता है पेरिशेबल गुड्स क्या होती हैं? पेरिशेबल गुड्स ऐसी गुड्स को कहते हैं जिनकी वैल्यू बाय पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती है। ज्यादा अरसा गुजर जाए तो उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो उनकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। पेरिशेबल गुड्स की सबसे बड़ी एग्जांपल है एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स, जैसे वेजिटेबल्स, जैसे फ्रूट्स। आपको पता है ये हम 2-4 दिन तक इनको स्टोर कर सकते हैं, वरना अगर ज्यादा अरसे के लिए इनको रखा जाए तो ये खराब हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं। कहते हैं नॉर्मल जो गुड्स का सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व है वो डिफरेंट है, पेरिशेबल गुड्स का जो सप्लाई कर्व है वो डिफरेंट है। डिमांड कर्व तो वैसा ही है, लेकिन सप्लाई कर्व डिफरेंट है, और इसका सप्लाई कर्व डिफरेंट होने की वजह से स्पेसिफिकली इसका इक्विलिब्रियम के लिए अलग डायग्राम हमें सिखाई गई। कंसेप्ट हमें क्या बता रहा है कि इसका सप्लाई कर्व डिफरेंट क्यों है एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट पेरिशेबल गुड्स का। वो कहते हैं पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई इनइलास्टिक होती है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? अब देखें, हमने जो फैक्टर्स पढ़े हैं अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, उसमें हमने एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट वाला भी फैक्टर पढ़ा था कि जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं इनकी सप्लाई क्या होती है? इलास्टिक। और जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, पेरिशेबल गुड्स होती हैं, इनकी सप्लाई क्या है? इनइलास्टिक। ठीक है, ये फर्क पता चला आपको? तो इसीलिए जब सप्लाई कर हम ड्रा करेंगे नॉर्मल गुड्स का तो उसका स्लोप तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर सप्लाई कर्व हम ड्रा करेंगे पेरिशेबल गुड्स का तो इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव नहीं होगा, अपवर्ड नहीं होगा, बल्कि इसका स्लोप जो है वो वर्टिकल होगा। ये देखिए वर्टिकल। क्यों? ये इनइलास्टिक सप्लाई कर्व को शो कर रहा है। ये जो कर्व है ये वर्टिकल क्यों है? क्योंकि पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई क्या होती है? इनइलास्टिक। और इनइलास्टिक कर्व इसी तरह होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक हमने पढ़ा, वो कर्व इसी तरह होता है। ये कर्व इस तरह क्यों है? सप्लाई इनइलास्टिक क्यों है? इसलिए कि पेरिशेबल गुड्स को हम स्टोर नहीं कर सकते। ऐसे नहीं होता कि अगर मार्केट में प्राइस कम है तो हम कह दें अच्छा यार अभी नहीं, हम 2 दिन बाद इसको बेच लेंगे। क्या ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 2 दिन के बाद चीज़ों की क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और क्या ऐसा हो सकता है हम कहें कि जी इसकी प्राइस बढ़ गई है तो हम ऐसा करते हैं कि अब कल जो है हम ज्यादा चीजें सप्लाई करेंगे? ऐसे भी, क्योंकि नॉर्मली पेरिशेबल गुड जो है इनको प्रोड्यूस करने में महीनों लग जाते हैं। तो कहता है जब प्राइस डिक्रीज होने पे सप्लाई डिक्रीज नहीं कर सकते,
प्राइस इंक्रीज होने पे सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ, सप्लाई क्या है, इनइलास्टिक, ये इनइलास्टिक। अच्छा, अब यहां से लेके यहां तक तो समझ आ रहा है कि सप्लाई क्यों इनइलास्टिक है, ये क्लियर होगी। अब ये इसका पेरिशेबल गुड का सप्लाई कर्व जो है, ये देखिए वर्टिकल लाइन होने की वजह से आप किसी कंफ्यूजन का शिकार तो नहीं है कि सर नॉर्मली जो गुड्स है उनका सप्लाई कर्व तो पॉजिटिव होता है, ये इसका बिल्कुल सीधा क्यों है, ये क्लियर, क्योंकि ये सप्लाई इनइलास्टिक है, यहां तक क्लियर। अब ये वाला जो पोर्शन है ये क्या चीज है, यानी ये छोटा सा पोर्शन है जो हमें बता रहा है कि शुरू में ये सप्लाई कर्व थोड़ा सा रेगुलर नॉर्मल नेचर का है, उसके बाद आके ये वर्टिकल हो जाता है। इसकी क्या रीजन है, इसकी, इस फेज की, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि ये तो हमें समझ आ गया। इस सप्लाई कर्व के अपवर्ड होने की रीजन ये है कि अगर मार्केट में प्राइस कम है, ठीक है, या ज्यादा है, आप कुछ अरसे के लिए 2-4 दिन के लिए तो आप पेरिशेबल गुड्स को स्टोर कर सकते हैं, ज्यादा लंबे अरसे के लिए स्टोर नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा कर्व का ये हिस्सा है ना, ये असल में उन 2-4 दिनों को शो कर रहा है कि हम किसी हद तक 2-3 दिन के लिए अपनी पेरिशेबल गुड्स को, सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर हमें लगता है कि जी आज के दिन की प्राइस जो है वो कम है, तो हम कल या परसों तक वेट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। 2-3 दिन के बाद हमें लाजमी सारी की सारी प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना पड़ेगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ आया। सप्लाई कर्व की शेप इस तरह की, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, स्टार्ट में थोड़ा सा उसका वो जो उसकी नेचर है वो नॉर्मल कर्व की है, लेकिन बाद में बिल्कुल वर्टिकल हो जाती है, ठीक है। स्टार्ट में नॉर्मल क्यों, क्योंकि हमें 2-3 दिन तक उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली हमें सारे का सारा जो सप्लाई है मार्केट में सेल करने पड़ते हैं। तो बताइए क्या पेरिशेबल गुड का सप्लाई कर्व क्लियर हो गया। अब बताइए क्या ये सप्लाई कर्व नॉर्मल गुड की तरह होता है, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल गुड की तरह नहीं होता, बल्कि ये कौन सा है, इनइलास्टिक सप्लाई कर्व। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब इनइलास्टिक सप्लाई कर्व, लेकिन इसका डिमांड कर्व नॉर्मल है, डिमांड कर्व नॉर्मल है। अब फर्क क्या पड़ता है, कहते हैं सप्लाई इनइलास्टिक होगी, ये बात हमें समझ आ गई कि क्यों इनइलास्टिक है। अगली बात कह रहे हैं इससे सप्लाई इनइलास्टिक होने से फर्क क्या पड़ता है, इसको जरा गौर से समझिएगा। सप्लाई इनइलास्टिक होने से फर्क ये पड़ता है कि प्राइस चेंजेस रैपिडली, जैसे जैसे डिमांड चेंज होगी प्राइस बहुत तेजी से चेंज होगी, प्राइस बहुत तेजी से। इकोनॉमिक्स में हमारा रूल है कि डिमांड और सप्लाई जितनी ज्यादा इनइलास्टिक होगी प्राइस उतना ज्यादा चेंज होगी, प्राइस में चेंज उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। तो यहां पे अब अगर डिमांड इंक्रीज होती है, अगर आप कहें तो आपको डायग्राम के जरिए से ये कंसेप्ट समझा दूं एक और, वो करंट पोर्शन का हिस्सा नहीं है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन मैं डर भी रहा हूं कंसेप्ट ज्यादा ही कम्प्लेक्स ना हो जाए। देखिए कंसेप्ट समझाना क्या चाह रहा हूं मैं कि अगर डिमांड और सप्लाई इनइलास्टिक होना तो प्राइस में चेंज ज्यादा आएगा, और अगर इलास्टिक हो तो प्राइस में चेंज कम आता है डिमांड चेंज होने की वजह से। अब मुझे पैरेलल 2 डायग्राम ये मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, एक डायग्राम ये, एक डायग्राम ये, क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी प्राइस। डिमांड सप्लाई प्राइस। डिमांड सप्लाई प्राइस। कोई स्टूडेंट बता सकता है दोनों में क्या फर्क है। ये सप्लाई और डिमांड इलास्टिक है और ये सप्लाई और डिमांड इनइलास्टिक है।
अब देखिए मैं इसमें इक्वल अमाउंट से चेंज करने लगा हूं दोनों केसेस में, इक्वल अमाउंट से चेंज करूंगा। ये मेरा डिमांड कर्व है, इसमें मैंने ये डिस्टेंस रख के डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया, ये D1 हो गया। और इसी तरह मैंने इक्वल रख के ये थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा सप्लाई कर्व को। इक्वल डिस्टेंस देखिए आपके सामने नापा है, और ये मैंने D1 जी, फर्क समझ आया आपको? मैंने डिस्टेंस यानी डिमांड में इंक्रीज सेम रखा है, ये आपने नोट किया, आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं दोनों सूत्रों में। अब डिमांड में इंक्रीज दोनों केसेस में सेम है, लेकिन इस केस में नया इक्विलिब्रियम क्या आया, ये, और प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ। इस सिचुएशन में नया इक्विलिब्रियम क्या है, ये, और प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ, ये। जी नोट किया आपने? मैंने पहले क्या किया, दोनों डायग्राम बनाए, दोनों में इक्विलिब्रियम शो करवाया। फर्क क्या रखा, इस लेफ्ट वाली डायग्राम में डिमांड और सप्लाई दोनों इलास्टिक है, राइट वाली डायग्राम में डिमांड और सप्लाई दोनों इनइलास्टिक है। ये समझ आ रही है आपको, इलास्टिक और इनइलास्टिक? फिर मैंने मार्कर की मदद से इक्वल चेंज रख के दोनों में डिमांड को इक्वल अमाउंट से इंक्रीज किया, तो मैंने देखा कि इलास्टिक वाले में भी प्राइस इंक्रीज हुई, लेकिन इसमें प्राइस इंक्रीज कम है। इनइलास्टिक वाले में भी प्राइस इंक्रीज हुई, लेकिन इसमें प्राइस इंक्रीज ज्यादा है। इससे हम इकोनॉमिस्ट क्या रूल निकालते हैं, अगर किसी चीज की प्राइस किसी चीज की सप्लाई या डिमांड इनइलास्टिक हो तो वहां पे प्राइस में फ्लक्चुएशन ज्यादा आती है। किसी चीज की सप्लाई और डिमांड जितनी ज्यादा इलास्टिक होगी, प्राइस में फ्लक्चुएशन उतनी कम होगी। और अगर किसी चीज की सप्लाई और डिमांड जितनी ज्यादा इनइलास्टिक होगी, प्राइस में फ्लक्चुएशंस उतनी ही ज्यादा होगी। इनइलास्टिक होने पे फ्लक्चुएशन ज्यादा है, इलास्टिक होने पे फ्लक्चुएशन कम है। यहाँ पे बेसिकली हम यही बताना चाह रहे हैं। हम कहते हैं कि जी अगर एसी लेने के लिए जाएं, आज खरीदा, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते, महीने बाद, 2-3 महीने बाद भी खरीदे, प्राइस तकरीबन सेम रहती है। लेकिन पेरिशेबल गुड खरीदने जाएं, आप सुबह देखें रेट कुछ और होता है, बाज़ का शाम को रेट कुछ और होता है, या 2-3-4 दिन के बाद रेट चेंज होता है। तो बेसिकली हमें समझाना ये चाह रहा है कि पेरिशेबल गुड्स की मार्केट में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन क्यों आती है। तो उसने पहले हमें बताया कि इसका सप्लाई कर्व इनइलास्टिक है, फिर बताया इसके सप्लाई कर्व इनइलास्टिक होने की वजह से इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा आती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का रूल है डिमांड या सप्लाई जितनी ज्यादा इनइलास्टिक होगी, प्राइस में फ्लक्चुएशन उतनी ही ज्यादा होगी। अब यहाँ पे वो कहता है डिमांड को अगर इंक्रीज करके देखेंगे तो प्राइस में देखिए फ्लक्चुएशन आपका बहुत ज्यादा आएगा। पहले प्राइस ये थी, अब प्राइस ये हो गई। अगर यही सप्लाई कर्व इलास्टिक होता, फर्ज कीजिए ये इस तरह चल रहा होता, इस तरह फर्ज कीजिए, समझाने के लिए कह रहा हूं, यही इस तरह चल रहा होता तो प्राइस इंक्रीज इतना आता जो कम होता, लेकिन ये चूंकि इनइलास्टिक हो गया तो अब प्राइस में इंक्रीज ज्यादा आ गया। तो इससे हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं कि डिमांड या सप्लाई, ये बल्कि लिख लीजिए कहीं पे, डिमांड या सप्लाई जितनी ज्यादा इनइलास्टिक होगी, प्राइस में फ्लक्चुएशन उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, प्राइस में फ्लक्चुएशन, और प्राइस फ्लक्चुएशन को वोलाटाइल भी कहते हैं, प्राइस वोलाटाइल होना।
जी ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ऐसा कीजिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 पढ़ लीजिए, आपके पास 3 मिनट हैं। 3 मिनट के बाद फिर हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। जी देखिए, पेरिशेबल गुड्स की जो कोई भी एग्जांपल ले लें, ठीक है, जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सेब की एग्जांपल ले लीजिए। जी जी बिल्कुल ऐसे है। जैसे मुझे बताइए कि ड्यूरेबल गुड्स हैं और एक पेरिशेबल गुड्स हैं। बताइए ड्यूरेबल गुड्स में जो सप्लाई है इलास्टिक है या इन इलास्टिक? इलास्टिक है ना, हमने वो चैप्टर 3 में पढ़ा। और पेरिशेबल गुड्स में आप खुद अपनी कॉमन डे लाइफ से बताइए कि क्या ये एसी की प्राइसेस ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं या फ्रूट्स वेजिटेबल की प्राइसेस ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं? किसकी प्राइसेस? फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की प्राइसेस ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। तो रीजन क्या हुई, क्यों फ्लक्चुएट करते हैं? क्योंकि उनकी सप्लाई इनइलास्टिक है, ठीक है, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जबकि जो जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसी वगैरह हैं, इनकी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर हो गया मेरे भाई? जी और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलें। चलिए चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया। हाँ चैप्टर 2 में शायद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है, वो अभी आपने जो पेंडिंग करवाई हुई है वो पेंडिंग रखें। जो मैंने आपको डेफिनेशन करवा दी है उनको आपने याद कर लेना है। वो अगर असेसमेंट टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक में उसमें एग्जामिनेबल होगी, लेकिन जो डेफिनेशन मैंने आपको नहीं करवाई वो एग्जामिनेबल नहीं है। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए चैप्टर 2 जो है ये बायर और सेलर दोनों से रिलेट करता है। चैप्टर 2 इसमें हमने डिमांड साइड जो है वो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी, जो सप्लाई साइड है वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी, और फिर उसके बाद जब हमने मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा तो दोनों को इकट्ठा कर दिया। क्लियर? फिर इसके बाद हमने चैप्टर 3 पढ़ा। चैप्टर 3 बेसिकली चैप्टर 2 का एडवांस टॉपिक है जिसमें हम क्वांटिफिकेशन करते हैं। चैप्टर 2 में हम पढ़ते हैं कि प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती है। चैप्टर 3 में पढ़ते हैं कि प्राइस कितने % इंक्रीज होने से डिमांड कितने % डिक्रीज होती है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 3 था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसमें भी हमने डिमांड इकोनॉमिक्स भी पढ़े, डिमांड साइड के और सप्लाई साइड के भी पढ़े, यानी बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा। अब जो हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर 4, ये सिर्फ और सिर्फ बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। और इसके बाद जो चैप्टर 5 होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर 4 सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। चैप्टर 5 सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फर्क आपने ध्यान में रखना है। अभी क्या स्टडी करने जा रहे हैं हम? चैप्टर 4 जो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है।
देखिए, चैप्टर समझने से पहले इसकी बेस डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस चैप्टर का ओवरऑल फ्लो चार्ट जहन में बना होगा ना कि इस चैप्टर में डिस्कस क्या हो रहा है और कौन कौन से कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इनको समझना आसान होगा। आज के लेक्चर में पूरे चैप्टर का मैंने आपको ओवरव्यू देना है और बेसिक अजम्पशंस करवानी है जो इस चैप्टर में हमने यूज करने हैं। ठीक है, आज कोई लॉ नहीं पढ़े, हम लॉ कल पढ़ेंगे, लेकिन पूरे चैप्टर का ओवरव्यू और इस चैप्टर में जो बेसिक अजम्पशंस हम लेके चलेंगे वो आपको समझाने हैं। तो सबसे पहली चीज, ये चैप्टर डील करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। किससे डील करता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। अच्छा, अब इसमें पहले कंज्यूमर का मतलब समझ ले। कंज्यूमर किसको कहते हैं? उस इंडिविजुअल को, बायर को, जो चीजें खरीदता है, कंज्यूम करता है। इसका मतलब है इस पूरे चैप्टर में फर्म का, सेलर का कहीं जिक्र नहीं आएगा। ये चीज है, मेरे कोई कंसेप्ट फर्म से रिलेटेड इस चैप्टर में डिस्कस नहीं होगा। चैप्टर 4 में सारी की सारी बात कंज्यूमर के इर्द गिर्द घूमेगी। दूसरी चीज, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम किसको कहते हैं? देखिए, इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक्स का टेक्निकल कंसेप्ट है। इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम उस पॉइंट को कहते हैं जहां कोई भी चीज अपने मैक्सिमम बेनिफिशियल पॉइंट पे होती है, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। यानी किसी भी चीज का जो मैक्सिमम, मोस्ट सूटेबल, मोस्ट बेनिफिशियल पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। हमने इससे पहले इक्विलिब्रियम पढ़ा, मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट किस वक्त मोस्ट बेनिफिशियल, मोस्ट आइडियल लोकेशन पे होती है? जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, उस वक्त। तो उसे हमने मार्केट इक्विलिब्रियम का नाम दिया। अब उसी तरह हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि एक कंज्यूमर इंडिविजुअल जो है ये किस वक्त इक्विलिब्रियम में होता है, यानी कंज्यूमर को किस वक्त सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा, किस पॉइंट पे। इसे कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वो इसको डिफाइन करते हुए कहता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? व्हेन कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल करता है, भाई किस चीज से? फ्रॉम परचेज ऑफ गुड्स। आपको पता है कंज्यूमर है तो इसने चीजों को परचेज करना और तो कोई काम करना नहीं है। परचेज ऑफ गुड्स कह लें या कंजम्पशन ऑफ गुड्स कह लें, एक ही बात है, क्योंकि कंज्यूमर जो चीजें परचेज करता है कंजम्पशन के लिए करता है, इनमें फर्क कोई नहीं है। परचेज ऑफ गुड या कंजम्पशन ऑफ गुड में कोई फर्क नहीं है। वो कहता है कंज्यूमर किस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा? मोस्ट सूटेबल पॉइंट पे होगा, आइडियल लोकेशन पे होगा। कहता है उस वक्त व्हेन कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम परचेज ऑफ गुड। जब वो चीजों को परचेज कर रहा होगा, चीजों को कंज्यूम कर रहा होगा, जब चीजों को कंज्यूम करने से उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम होगा, हम कहेंगे ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। जैसे फर्ज कीजिए दो कंज्यूमर है, दोनों के पास 100 रुपए हैं। पहला कंज्यूमर 100 रुपए में फर्ज कीजिए कि वो कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फैक्शन हासिल करता है 50 यूनिट्स की, फॉर एग्जांपल, और दूसरा कंज्यूमर 100 रुपए में सेटिस्फैक्शन हासिल करता है 100 यूनिट्स। तो हम क्या कहेंगे, दोनों में से कौन सा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? दूसरे वाला, क्योंकि पहले वाले ने भी 100 रुपीज खर्च किए, उसने कम सेटिस्फैक्शन हासिल की। दूसरे वाले ने भी 100 रुपीज खर्च किए, उसने ज्यादा सेटिस्फैक्शन हासिल की। तो कौन सा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हुआ दोनों में से? जिसने ज्यादा सेटिस्फैक्शन हासिल की। तो यहां पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमारी कोशिश क्या होगी, हम वो पॉइंट आइडेंटिफाई करें जहां पे कोई भी कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल कर रहा है। किस वजह से? परचेज ऑफ गुड्स की वजह से, कंजम्पशन ऑफ गुड्स की वजह से। देखें, हमारे पास इकोनॉमी में बहुत से कंज्यूमर, लाखों कंज्यूमर्स हैं, और हर कंज्यूमर मुख्तलिफ चीजें कंज्यूम कर रहा है। हर कंज्यूमर मुख्तलिफ चीजें कंज्यूम कर रहा है। क्या इकोनॉमिस्ट गाइड कर सकते हैं लोगों को कि आपको परचेज करते हुए कौन सी चीज ज्यादा खरीदनी चाहिए और कौन सी चीज कम खरीदनी चाहिए? वो कहता है बिल्कुल गाइड कर सकते हैं,
और इसी पॉइंट को आइडेंटिफाई करने का नाम कि कंज्यूमर को कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो है वो बाय करना चाहिए, गुड ए की कितनी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए, गुड बी की कितनी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए, गुड सी की कितनी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए, यही कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स आइडेंटिफाई करने का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस चीज का नाम हुआ? हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है, कंज्यूमर उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा व्हेन कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जब कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन हासिल करेगा फ्रॉम परचेज और कंजम्पशन ऑफ गुड्स, चीजों को इस्तेमाल करने से, खरीदने से। तो यहां तक क्लियर है? अच्छा आगे चल, अब इकोनॉमिस्ट जो है वो कहने लगे अच्छा ठीक है हम ढूंढते हैं कि कंज्यूमर जो है वो किस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा। तो स्टार्ट में ही दो तरह के इकोनॉमिस्ट जो है वो दो स्कूल ऑफ थॉट क्रिएट हो गए, और डिफरेंस किस वजह से हुआ? इस लफ्ज सेटिस्फैक्शन की वजह से। देखें पहले सेटिस्फैक्शन का लफ्ज, हम सेटिस्फैक्शन क्या है? मुझे प्यास लगी है, मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मैं एक गिलास पानी भी पी सकता हूं, मैं कोक भी पी सकता हूं, मैं हो सकता है चाय भी पी लूं, मैं हो सकता है कॉफी पी लूं, उससे भी हाँ उससे भी किसी ना किसी हद तक प्यास कम होती है, मतलब जो चाय के आदी होते हैं ना, नहीं चले उसको छोड़े, पानी और कोक और जामे शीरी, तीसरी एग्जांपल जामे शीरी, भाई अब ठीक है मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं। अब मैंने डिसाइड करना है, इकोनॉमिस्ट हमें क्या बताना चाह रहे हैं? वो बताना चाह रहे हैं कि किस वक्त आपको कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी चाहिए। वो कह रहे हैं आप डिसाइड कीजिए, तीनों ऑप्शन आपके सामने है, पानी है, जामे शीरी है, कोक है, इस वक्त किस वाली ऑप्शन को इस्तेमाल करने से आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी? देखिए तीनों से सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जामे नहीं वो डिपेंड करता, सुन लें भाई, सुन लें भाई, ठीक है अच्छा सुन लीजिए, इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं पहली चीज कि जब आप कोई भी यूनिट कंज्यूम करेंगे, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो कोक हो, चाहे जामे शीरी हो, आपको कुछ ना कुछ मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगी। इससे एग्री करते हैं? यस सर। चले अगला कंसेप्ट, तीनों यूनिट की सेटिस्फैक्शन एक जैसी नहीं होगी, किसी में आपको हो सकता है ज्यादा सेटिस्फैक्शन नजर आए, किसी में कम नजर आए। अब इकोनॉमिस्ट ये नहीं बताएगा आपको कि आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, आपको तीनों में से कौन सा यूनिट कंज्यूम करना चाहिए, इकोनॉमिक्स ये नहीं बताती। वो कहते हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक इकोनॉमिक्स ये बताती है कि आपके पास रिसोर्सेज कम है, तीनों में से हो सकता है आपने सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो, और इकोनॉमिक्स कहती है आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करें जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। यानी अगर आपको कोक ज्यादा पसंद है तो आप कोक कंज्यूम करें, अगर आपको जामे शीरी ज्यादा पसंद है जामे शीरी कंज्यूम करें, अगर आप कहते हो नहीं पानी जो है ये ज्यादा बेहतर है, पानी कंज्यूम करें। कहते हैं ऑप्शन वो सेलेक्ट करें जो मोस्ट सूटेबल हो। इकोनॉमिक्स कभी भी आपको ये नहीं कहेगी कि मार्केट में फल लेने के लिए गए हो तो सेब इतनी क्वांटिटी में खरीदने, आपने आड़ू इतनी क्वांटिटी में खरीदने, खरबूजा इतनी क्वांटिटी में खरीदना, अंगूर इतनी क्वांटिटी में खरीदने। इकोनॉमिक्स ये नहीं कहेगी। लेकिन इकोनॉमिक्स फिर क्या बताएगी हमें? इकोनॉमिक्स हमें ये बताएगी कि आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इवैल्यूएट करें कौन सी ऑप्शन आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है, पहले उसको परचेज करें, फिर उसके बाद दूसरे नंबर वाली ऑप्शन को, फिर उसके बाद तीसरे नंबर वाली ऑप्शन को। ये ट्रेंड बताती है इकोनॉमिक्स। ये बाइंग डिसीजन करते हुए इन चीजों का ध्यान रखना है। तो एग्री करते हैं कि चीजों को इस्तेमाल करने से हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। उस सेटिस्फैक्शन को, सेटिस्फैक्शन जनरल वर्ड है, इकोनॉमिक्स में इस मेंटल सेटिस्फैक्शन का नाम है यूटिलिटी। इकोनॉमिक वो मेंटल सेटिस्फैक्शन जो हमें चीजों को इस्तेमाल करने से मिलती है, उसे इकोनॉमिक्स में क्या नाम दिया जाता है? यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी वो सेटिस्फैक्शन है जो हम चीजों को कंज्यूम करने से हासिल करते हैं। तो यहां से दो स्कूल ऑफ थॉट सामने है। एक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता था? एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, यूटिलिटी इज मेजरेबल, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। फर्क क्या है? पहला स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है
हम ये कह सकते हैं, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैंने एक कोक पी और मुझे 20 किलो या 20 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिली, मुझे 20 किलो खुशी मिली। ये मेजर कर, देखिए यूटिलिटी क्या है? मेंटल सेटिस्फैक्शन का नाम। हर चीज को कंज्यूम करने से कुछ ना कुछ मेंटल सेटिस्फैक्शन हासिल होती है। वो कहता है अगर आप इसे क्वांटिटेटिव टर्म्स में कन्वर्ट कर सके ना, बता सके कि कितने यूनिट आपको सेटिस्फैक्शन मिले, इसे कहते हैं यूटिलिटी इज मेजरेबल। ठीक है, कि मैंने कल जो दोपहर को कोक की बोतल पी थी और मुझे जो है वो मुझे 1.5 किलो खुशी हुई, और फिर शाम को मैंने अपने दोस्त से फ्री समोसे खाए तो मुझे 3 किलो खुशी हुई। भाई क्या ये कौन कह रहे हैं? ये एक स्कूल ऑफ थॉट। एक स्कूल ऑफ थॉट क्या कह रहा है? यूटिलिटी के ऊपर, मेंटल सेटिस्फैक्शन के ऊपर 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है? यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है? कहता है यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। अब दूसरे स्कूल ऑफ थॉट का आर्गुमेंट भी सुन लें। वो कहता है भाई ये क्या मतलब, ये आपके पास कौन सा थर्मामीटर है? आपने दिमाग के साथ लगाया, जो चीज इस्तेमाल की, उधर आपको पता चल गया 1.5 किलो 2 किलो खुशी मिल रही है। या इसको कोई भी यूनिट कह सकते हैं आप, किसी भी यूनिट, ग्राम में आप कह सकते हैं, आप किलोमीटर मीटर में कह सकते हैं। वो कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है। आप ये तो कह सकते हैं, जरा आर्गुमेंट गौर से सुनिएगा। कहते हैं आप ये तो कह सकते हैं कि शाम को समोसा खाया तो सुबह बोतल पीने से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली आपको। कंपैरिजन कर सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं, समोसा पहले नंबर पे, बोतल दूसरे नंबर पे, लेकिन एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते कि समोसा खाने से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, बोतल पीने से आपको कितनी, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते, अमाउंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रैंकिंग कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं कि हमें ये चीज बेहतर लगी उससे। मैं ये बता सकता हूं कि मुझे सेब खाना ज्यादा पसंद है अंगूर की निस्बत, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता सेब खाने से मुझे कितने ग्राम खुशी मिलती है और अंगूर खाने से कितने ग्राम खुशी मिलती है, ये नहीं बता सकता। तो दोनों में फर्क समझ आया? एक अप्रोच क्या कह रही है कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, दूसरी अप्रोच क्या कहती है यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन बेहतर है? ये वाली यूटिलिटी नॉट मेजर। लेकिन इनका भी आर्गुमेंट वीक नहीं है। ये कहते हैं भाई बात सुने, क्या आप जो है ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं? उसके लिए आला इजाद हो गया ना। वो कहता है क्या आप जो ब्लड प्रेशर के साथ बुखार जो है उसको मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल भाई, उसके लिए भी आलात इजाद हो गए ना। तो वो कहता है ये भी तो मेंटल कंडीशंस का नाम है। ठीक है, बुखार जो है उसकी मेजरमेंट होती है। उसी तरह हो सकता है आने वाले दिनों में साइंस कोई ऐसा थर्मामीटर इजाद वाकई कर दे जिससे हम जो ह्यूमन सेटिस्फैक्शन है उसको मेजर कर लें। और ये जहन में रखिएगा, एक जगह पे मैं एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, जिस तरह बहुत से लोग रिसर्च कर रहे हैं कि जी अब तो वो ये भी रिसर्च करें आपके ख्वाब जो आप देखते हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाए। तो उसी तरह मुझे पहले ही शक था। तो उसी तरह हाँ, और उसके साथ हाथ में कौन था? तो उसी तरह देखें बेसिक डिफरेंशिएशन क्या है कि जो पहले वाला स्कूल ऑफ थॉट है ये कहता है यूटिलिटी मेजरेबल, आज नहीं आने वाले वक्त में कभी मेजरेबल हो जाएगी। और दूसरे वाला स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है? यूटिलिटी नॉट मेजरेबल है। ठीक है, यूटिलिटी, इस अप्रोच को हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच, और इस अप्रोच को कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, इसको कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं और यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने यूटिलिटी को ज्यादा अहमियत दी कि यूटिलिटी मेजरेबल है। इन्होंने यूटिलिटी को इतनी अहमियत नहीं दी, उसकी मेजरमेंट को नहीं, यूटिलिटी को अहमियत दी कि हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना चाहिए जहां पे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगी, लेकिन इन्होंने मेजरमेंट को अहमियत नहीं दी। इसीलिए इस अप्रोच का कहा जाता है ऑर्डिनल अप्रोच या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो यूटिलिटी अप्रोच और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, या दूसरे अल्फाज में कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच में फर्क समझ आया आपको? कार्डिनल अप्रोच का मतलब क्या है
कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, और ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब क्या है, यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, हाँ रैंकिंग कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड की। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। जब हम पहले देखें, दोनों हमारे सिलेबस में है, पहले हम यूटिलिटी अप्रोच या कार्डिनल अप्रोच के मुताबिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम इंडिफरेंस कर्व या ऑर्डिनल अप्रोच के मुताबिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। भाई ये ध्यान में रखिए, ये फ्लो चार्ट बना लीजिए कि हम इस चैप्टर में सीखने क्या क्या जा रहे हैं। पूरा चैप्टर आज ही आपके सामने बेसिक कंसेप्ट जो है वो मैंने रख दिए। इसमें हमने सीखना क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होती है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे आइडेंटिफाई हो सकता है, दो स्कूल ऑफ थॉट है। यूटिलिटी या कार्डिनल अप्रोच वाले अलग तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करते हैं, इंडिफरेंस कर्व या ऑर्डिनल अप्रोच वाले अलग तरीकों से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करते हैं। यूटिलिटी या कार्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करने के लिए दो तरीके हैं, एक इक्विलिब्रियम सिंगल गुड के साथ भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और दूसरा इक्विलिब्रियम मल्टीपल गुड्स के साथ भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये इनके लिए नहीं है, ये तो हमने दूसरा कंसेप्ट समझाने के लिए यूज की थी। ये मैं इनको इरेज कर रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि ये इन कंसेप्ट से रिलेटेड है। कंज्यूमर यूटिलिटी अप्रोच में या कार्डिनल अप्रोच में, जिसमें कि हम यूटिलिटी के मेजरमेंट कर सकते हैं, उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कितनी तरह से आइडेंटिफाई करते हैं हम, दो तरह से, सिंगल गुड के साथ, मल्टीपल गुड्स के साथ। सिंगल गुड में अजम्पशन ये होगी कि कंज्यूमर सिर्फ एक ही चीज इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसा कंज्यूमर जो जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज इस्तेमाल कर रहा है, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, वो हम सीखेंगे इस थ्योरी में। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, एब्रीविएशन मैंने लंबा चौड़ा नाम था तो मैंने सिर्फ एब्रीविएशन यूज की, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है कि अगर हमारा कंज्यूमर सिर्फ एक गुड कंज्यूम करे तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, सिर्फ एक गुड। और दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या बताता है कि अगर हमारा कंज्यूमर मल्टीपल गुड्स को यूज करे, मल्टीपल गुड्स को, तो फिर उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बता रहा है कि अगर हमारा कंज्यूमर सिंगल गुड कंज्यूम करे तो उसका इक्विलिब्रियम क्या होगा। और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बता रहा है, हमारा कंज्यूमर मल्टीपल गुड्स को कंज्यूम करे तो फिर इक्विलिब्रियम क्या होगा। आप बताइए कौन से वाला लॉ ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है आपको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल, क्योंकि दुनिया में हर कंज्यूमर एक से ज्यादा चीजें कंज्यूम कर रहा है, लेकिन चूंकि मल्टीपल गुड्स को समझने से पहले कि मल्टीपल गुड्स का लॉ कैसे काम करता है, उससे पहले सिंगल गुड को समझना पड़ता है। तो इसीलिए पहले हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद अल्टीमेटली हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ना है। क्लियर होगी ये बात। अच्छा, इकोनॉमिक्स में एक और असूल है कि अगर आप गुड्स को मल्टीपल किसी भी थ्योरी को मल्टीपल गुड्स के साथ समझना चाहते हैं तो 2 गुड्स के साथ भी समझ सकते हैं, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 10 के साथ भी, 100 के साथ भी। आपकी मर्जी है जितनी मर्जी चीजों के साथ समझना है। फिर सुन लीजिए, इकोनॉमिक्स का असूल है कि अगर आप किसी चीज को मल्टीपल गुड्स के साथ, किसी भी थ्योरी को मल्टीपल गुड्स के साथ समझना चाहते हैं तो वो 2 चीजों के साथ भी समझाई जा सकती है, 100 चीजों के साथ भी समझाई जा सकती है। तो मुझे बताइए, अगर किसी कंसेप्ट को हमने मल्टीपल गुड्स के साथ समझना हो तो क्या बेहतर है, उसे 2 गुड्स के साथ समझा जाए या 100 के साथ। भाई तो जितनी ज्यादा कम गुड्स होंगी, कंसेप्ट तो वही है, 2 का भी वही है, 10 का भी वही है, 50 का भी वही, तो जितनी ज्यादा कम चीजें होंगी हमारे लिए समझना उतना ही आसान हो जाएगा। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में मल्टीपल गुड्स होंगी जिसमें हम 2 के साथ समझ 2 से ज्यादा से भी सकते हैं,
लेकिन किसके साथ समझेंगे हम? सिर्फ टू गुड्स के साथ। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन यहां पे गुड्स कितनी होंगी? सिंगल वन। भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में फर्क समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बताइए किस स्कूल ऑफ थॉट से रिलेट करते हैं? कॉर्डिनल मेजरमेंट, यहाँ यूटिलिटी अप्रोच। और कॉर्डिनल मेजरमेंट क्या बताती है? यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है नंबर्स में, जैसे हम किसी भी दूसरी चीज को, जैसे बुखार को मेजर कर सकते हैं, उसी तरह हम यूटिलिटी को भी मेजर कर सकते हैं। ये इनकी बेसिक अजम्पशन है। अब आते हैं दूसरी तरफ, इंडिफरेंस कर्व की तरफ। इस स्कूल ऑफ बेसिक अजम्पशन क्या है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में? कि यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है। कहता है यूटिलिटी को आप कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। भाई आज तक तो कोई ऐसी चीज इजाद नहीं हुई, तो बेहतर ये है कि इसकी बजाय हम रैंकिंग कर लें, न्यूमेरिक वैल्यू असाइन ना करें यूटिलिटी को कि 1 2 3, बल्कि रैंकिंग कर लें कि एक गुड फर्स्ट नंबर पे, दूसरी सेकंड पे, तीसरी थर्ड नंबर पे, इस तरह कर लें, रैंकिंग कर लें। यानी आप ये ना कहें कि कोक पीने से मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, समोसा खाने से इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, ये ना कहें, बल्कि ये कहें कि कोक पीने से आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, समोसा खाने से कम सेटिस्फेक्शन मिली। रैंकिंग करें, न्यूमेरिक वैल्यू साइन ना करें। ये इंडिफरेंस कर्व वाले करें, ऑर्डिनल अप्रोच। अब ये भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिक अजम्पशन क्लियर होगी आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच में फर्क क्या है। यहां पे जब हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करना है, यहां पे बाय डिफॉल्ट मल्टीपल गुड्स है, इसमें सिंगल गुड के साथ इक्विलिब्रियम नहीं है, बाय डिफॉल्ट मल्टीपल गुड्स है। तो इसमें सबसे पहले तो हम इक्विलिब्रियम बनाना सीखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। इंडिफरेंस यहां पे भी इक्विलिब्रियम बनाना सीखा था ना, यहां पे तो इक्विलिब्रियम हमने सिंगल गुड के साथ भी सीखा था और मल्टीपल के साथ भी, यहां पे डायरेक्ट मल्टीपल के साथ ही सीखेंगे। इंडिफरेंस कर्व में सिंगल गुड के साथ कोई इक्विलिब्रियम, मल्टीपल गुड्स के साथ है वो सीखेंगे। लेकिन यहां पे फिर थोड़ा हमें एडवांस लेके चलता है। यहां पे कहता है आपने एक इक्विलिब्रियम कंज्यूमर का आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, कर लिया। कहता बताइए क्या ये इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है? जिस तरह मार्केट इक्विलिब्रियम था, बताइए चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता? वो कहता है यहां पे भी बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, एक दफा पॉइंट आपने डिसाइड कर लिया, क्या चेंज हो सकता है कि नहीं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? तो बिल्कुल हो सकता है। कहता है गैस करो, जरा अंदाजा लगाने की कोशिश करें, सारी इकोनॉमिक्स जो आपके दिमाग में हिलाए जुलाएं और मुझे बताएं कि कंज्यूमर अगर इक्विलिब्रियम में है तो कब उसका इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता होगा भला? कब वो देखें, इक्विलिब्रियम का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो वो इस्तेमाल कर रहा है। भाई क्या चीज ऐसी होगी कि उसका कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स चेंज हो जाएगा? या तो चीजों की प्राइस कम हो तो उसका कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। भाई जिसकी प्राइस कम है अब वो ज्यादा चीजें खरीदेगा। इंडिफरेंस कर्व नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स का इक्विलिब्रियम बनाना कंज्यूमर के लिए। तो एक दफा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, क्या उसका इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है? इक्विलिब्रियम में चेंज आ सकता है? वो कहता है बिल्कुल आ सकता है, दो रीजंस की वजह से। पहली रीजन, या तो कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए या कंज्यूमर की प्राइस चेंज हो, सॉरी चीजों की प्राइस चेंज हो जाए। इक्विलिब्रियम जो इंडिफरेंस कर्व में इक्विलिब्रियम है, क्या वो चेंज एक दफा डिसाइड हो गया, क्या वो चेंज हो सकता है? जैसे मार्केट इक्विलिब्रियम था, एक दफा डिसाइड हो गया, मार्केट इक्विलिब्रियम में भी चेंज आया था। किन दो रीजन की वजह से आया था? या तो मार्केट में या तो डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो जाए या सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज हो जाए। उसी तरह बताइए सोच के, उसी कंसेप्ट के मुताबिक इंडिफरेंस कर्व में एक इक्विलिब्रियम डिसाइड कर लिया हमने, क्या ये इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस चैप्टर का सबसे अहम, सबसे टेक्निकल कंसेप्ट अभी बताने जा रहा हूं। इंडिफरेंस कर्व में इक्विलिब्रियम अगर एक दफा डिसाइड हो गया, क्या बाद में चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कितनी रीजन की वजह से? दो रीजन की वजह से।
पहली रीजन या तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, और दूसरी रीजन या चीजों की प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, तो इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है। बेसिक कंसेप्ट वैसा ही जैसा मार्केट इक्विलिब्रियम का, फर्क सिर्फ यह है कि उधर फैक्टर डिफरेंट है, इधर फैक्टर डिफरेंट है। भाई ये बात समझ आती है? देखिए कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी, जाहिर है वो दोनों चीजें पहले की निस्बत ज्यादा खरीदेगा, और अगर कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो वो चीजों को कम खरीदेगा, इक्विलिब्रियम तो चेंज हो गया। उसी तरह चीजों की प्राइसेस बढ़ेगी, वो चीजों को कम खरीदेगा, चीजों की प्राइसेस कम होगी ज्यादा खरीदेगा, तो इक्विलिब्रियम में तो ऑटोमेटिकली चेंज आ गया इन दोनों की वजह से। और फिर इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है हमारा, लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, एक्सटेंडेड एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का हमने एक्सटेंडेड एनालिसिस करना है। ये एक्सटेंडेड एनालिसिस क्या होता है ये जब वहां पे पहुंचेंगे तभी बताऊंगा, अभी आज हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं जी। तो बताइए क्या ये पूरा इस चैप्टर का ओवरव्यू क्लियर हुआ? तो मुझे बताइए इस चैप्टर के ये चैप्टर किस चीज से डील कर रहा है? भाई अभी नहीं, 1 मिनट मेरे सवालों के जवाब दीजिए, अभी बैग वगैरह बंद ना कीजिए, अभी टाइम नहीं हुआ, अभी 10 मिनट रहते हैं। ये चैप्टर नहीं आपका टाइम जो है वो 2:40। अच्छा चलें कोई अभी भी 4 मिनट। बताइए ये पूरा चैप्टर किस चीज से रिलेट कर रहा है? अब फर्म इक्विलिब्रियम से तो रिलेट नहीं कर रहा, इसमें प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात तो नहीं आएगी, सारी बातें कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगी। इस चैप्टर के 2 बड़े हिस्से किए गए हैं कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम 2 तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से हिस्से हैं? एक यूटिलिटी यानी कार्डिनल अप्रोच, और दूसरा इंडिफरेंस कर्व यानी ऑर्डिनल अप्रोच। भाई दोनों में बेसिक अजम्पशन क्या है जिसका फर्क है दोनों अप्रोचेस में? कार्डिनल में कहते हैं कि यूटिलिटी मेजरेबल है, कार्डिनली मेजरमेंट, और ऑर्डिनल में कहते हैं यूटिलिटी मेजरेबल सिर्फ प्रेफरेंस या रैंकिंग की जा सकती है। अब कार्डिनल मेजरमेंट में 2 थ्योरीज हैं, कौन कौन से? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ। भाई दोनों में फर्क क्या है? अच्छा दोनों में सिमिलैरिटी क्या है भला? दोनों में यूटिलिटी को मेजर किया जाएगा। भाई दोनों में डिफरेंस क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में एक ही प्रोडक्ट होगी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होगी। मल्टीपल का मतलब 2, क्योंकि मल्टीपल 2 के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते, 2 से ज्यादा भी, तो हम जिंदगी आसान रखते हैं 2 के साथ। अब बताइए जब हम इंडिफरेंस कर्व की तरफ जाएंगे तो इंडिफरेंस कर्व के भी 2 बड़े हिस्से होंगे, कौन कौन से? एक में हम इक्विलिब्रियम डिसाइड करना सीखेंगे क्या होता है, और फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम को चेंज करेंगे। मुझे बताइए क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक दफा आइडेंटिफाई करने बाद में चेंज हो सकता है? सबसे अहम क्वेश्चन, कंज्यूमर में इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जब चेंज होगा किन रीजन की वजह से चेंज हो सकता है? 2 रीजन, या तो कंज्यूमर की इनकम चेंज हो इंक्रीज डिक्रीज, दूसरी या चीजों की प्राइसेस चेंज हो इंक्रीज डिक्रीज, तो इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। एंड पे एक्सटेंडेड एनालिसिस है, वो हम एंड पे ही पढ़ेंगे। भाई कुछ समझ आया आपको? ये भी पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया है, आपने घर जाके एक तो इसको अपने जहन में बिठा लेना है इस मैप को, और दूसरा चैप्टर 4 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 ये आपने रीड करके आना है। चैप्टर 4 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 अगर ये समझ आ गया आपको तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कल हमने पढ़ना है, ये भी आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए आज के लेक्चर का यहाँ पे अख्ताम करते हैं।